मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक सेंटर्स। और मैं प्रतीक आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ने वाले हैं कार्डिनल अप्रोच। और मेरे को ये उम्मीद है कि आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगेगी। और अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। देखिए, आज हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को पढ़ेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा आप लोगों को कार्डिनल अप्रोच के बारे में बता देते हैं। कार्डिनल अप्रोच बेसिकली क्या है, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने दी थी। और मार्शल ने ये कहा था वी कैन मेजर द यूटिलिटी इन कार्डिनल नंबर्स। और मार्शल ने यूटिलिटी को मनी टर्म में मेजर किया था। मार्शल ने दो अप्रोचेस दी। मार्शल ने दो थ्योरीज डेवलप की, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड अनदर वन इज लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को यहाँ पर टू कमोडिटी केस के रूप में आपको समझाया जा रहा है। और जो सिंगल कमोडिटी केस है बेसिकली लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का ही थोड़ा सा विस्तृत रूप है। अब लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के अंदर क्या है, टू कमोडिटी केस ही हम यहाँ पर ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जनरली टू एक्सिस डायग्राम होते हैं। और चीज़ों को समझाने के लिए हम क्या मल्टीपल कमोडिटी केस को ना लेकर के केवल टू कमोडिटी केस तक ही रुक रहे हैं। अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की। इस क्लास में हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आप लोगों को डिटेल से समझाएंगे, ठीक है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पे चलते हैं। देखिएगा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है ये सबसे पहले एच गोसेन ने 1854 में दी थी। और उसके बाद इसे अल्फ्रेड मार्शल ने 1890 में अपनी बुक द प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में एक्सप्लेन करके समझाया था। देखिए, जब एच गोसेन ने 1854 में दिया, इसलिए इसे फर्स्ट लॉ ऑफ गोसेन भी बोला जाता है। और मार्शल ने इसको क्या है आपके जो प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर 1890 में इसको एक्सप्लेन किया। इसे फंडामेंटल लॉ ऑफ कंजम्पशन भी कहा जाता है। फंडामेंटल लॉ ऑफ कंजम्पशन भी कहा जाता है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी, एवरी सक्सेसिव यूनिट गिव्स अस डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी व्हेन अदर थिंग्स बीइंग रिमेन कांस्टेंट। देखिए, व्हेन अदर थिंग्स बीइंग रिमेन कांस्टेंट लगाना मत भूल जाइएगा। बिना व्हेन अदर थिंग्स बीइंग रिमेन कांस्टेंट के सारी डेफिनेशंस आपकी अधूरी मानी जाएंगी। इसीलिए क्योंकि ये बेसिकली क्या माइक्रो इकोनॉमिक्स में मेन अजम्पशंस चलती है, व्हेन अदर थिंग्स बीइंग रिमेन कांस्टेंट। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमको ये बता रहा है, जैसे हमने पिछला लास्ट टीयू और एमयू के रिलेशन में देखा कि मार्जिनल यूटिलिटी आपकी कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रही थी। तो उसी चीज को यहां पर ये समझाया गया कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है। जैसे जैसे हम एडिशनल यूनिट्स को कंज्यूम करते हैं, हर एक एडिशनल यूनिट से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी गिरती जाती है। इसे ही लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहा गया। देखिए, इसकी क्या अजम्पशंस हैं, कुछ एक चीजें हम लोगों को समझ लेनी चाहिए कि पुराने जमाने में जब ये मार्शल ने जब ये लॉ दिया, ये बेसिकली पूरी तरीके से इंट्रोस्पेक्शन बेस्ड था। इंट्रोस्पेक्शन मतलब पहले अपने ऊपर किसी चीज को अप्लाई करना और फिर दूसरों पे उसी चीज को अप्लाई करना, इंट्रोस्पेक्शन बेस्ड था। और ये जो पूरा का पूरा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आपके सामने दिया जा रहा है, ये केवल और केवल प्लेजर इकोनॉमी पे ही एप्लीकेबल होता है। प्लेजर इकोनॉमी मतलब खुशहाल अर्थव्यवस्था, जहां पर सभी लोग सुखी हों, खुश हों, उसी इकोनॉमी पे ये नियम लागू हो सकता है। जनरली जिसमें जहां पेनफुल इकोनॉमी पे ये चीज लागू नहीं हो सकती। अब हम लेकर चलेंगे अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू। अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू क्या होते हैं? देखिए, पहली क्या है, यूटिलिटी कैन बी मेजरेबल इन कार्डिनल नंबर्स। ये किसने कहा था? मार्शल ने। और उन्होंने इसको बाद में किस में मेजर कर लिया था? मनी टर्म में मेजर कर लिया था। उसके बाद दूसरी हमारे पास अजम्पशन आती है, कंज्यूमर क्या है, एक रेशनल पर्सन होता है जिसे मार्केट की पूरी नॉलेज होती है, जिसे ये पता होता है कि मैं किसी चीज को कंज्यूम करूंगा तो मुझे कितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों के पास इसमें अजम्पशन आती हैं। थर्ड नंबर पे आता है हमारे पास लोग कंज्यूमर की इनकम, फैशन, टेस्ट, वेदर, प्राइसेस ऑफ द कमोडिटीज, चाहे वो कमोडिटी खुद हो चाहे वो आपकी रिलेटिव कमोडिटी हो, सबकी प्राइसेस क्या रहेंगी? कांस्टेंट रहेंगी। ये सारे फैक्टर्स क्या है? कांस्टेंट रहेंगे, तभी ये नियम लागू होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसके अलावा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को कांस्टेंट माना गया। देखिए, मार्शल ने क्या किया, बेसिकली यूटिलिटी को मनी टर्म में मेजर किया था। और जब भी हम किसी चीज का मेजरमेंट करते हैं, चाहे मेजरमेंट किलोमीटर में करते हैं, चाहे हम डिस्टेंस का मेजरमेंट किलोमीटर में, मीटर में करते हैं, या फिर हम कपड़े का मेजरमेंट मीटर में करते हैं, तो जितना भी मेजरमेंट करते हैं उसकी जो मेजरमेंट की जो यूनिट होती है वो कांस्टेंट होनी चाहिए। तो जब इन्होंने मेजरमेंट किया मनी के अंदर और मनी टर्म को मेजरमेंट किया गया बाद में यूटिल्स में, तो ये क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का रूप ले लेता है।
उस कंडीशन में, तो इसलिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को कांस्टेंट माना गया, ताकि इनका जो मेजरमेंट का जो एक पर्टिकुलर जो मेजरमेंट है ये क्या है, हिले नहीं, ये क्या कांस्टेंट रहे, इसमें क्या डे टू डे बेसिस पर कोई चेंज नहीं आए। ताकि जैसे हम लोग कहें कि आज हम किसी चीज का मेजरमेंट मीटर में कर रहे हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो कल को ये नहीं होना चाहिए कि 1 मीटर में आपके 150 सेंटीमीटर हो जाए। इसी तरीके से मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को कांस्टेंट माना गया कि 1 रुपी में मान लीजिए 4 यूटिल्स मान लिए, तो कल ये नहीं होना चाहिए 1 रुपीज में आपके 5 यूटिल्स हो गए, तो आपका क्या है, पूरा का पूरा मेजरमेंट खराब हो जाएगा। इसलिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को कांस्टेंट माना गया, क्योंकि मार्शल ने यूटिलिटी का मेजर मनी में किया था। इसी चीज को हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए इन्होंने कहा कंजम्पशन जो होना चाहिए वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, कंजम्पशन लगातार होना चाहिए, इसमें कोई चेंज नहीं, मतलब आपके ये क्या है, इसमें डिस्टेंस जो टाइम गैप इसमें नहीं आना चाहिए, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने 1 रोटी अभी खाई है, 1 रोटी 2 घंटे बाद, 1 रोटी 3 घंटे बाद, तो इसमें हम आपकी लॉ ऑफ डीएमयू को एप्लीकेबल नहीं कर पाएंगे, दिक्कत आएगी और ये नियम आपका फेल हो जाएगा। जितनी भी गुड्स होंगी वो क्या है, उनकी क्वालिटी के बेसिस पर, उनके साइज के बेसिस पर सारी की सारी गुड्स कैसी होनी चाहिए, होमोजीनियस होनी चाहिए, बिल्कुल समान होनी चाहिए, तभी जाकर के ये नियम लागू होगा। ऐसा नहीं होनी चाहिए कि यार भैया 1 रोटी आपके पास बहुत छोटी थी और 1 रोटी आपके पास बहुत बड़ी है, तो उसमें आपका कंपैरिजन करना यूटिलिटी का के अंदर कितना चेंज आया, बहुत आपको ड्रास्टिक चेंज हो सकता है देखने को मिले। हो सकता है 1 रोटी से ही आपका पेट भर जाए, क्योंकि रोटी आपके पास बहुत ज्यादा बड़ी है। बेसिकली एक क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट होनी चाहिए। जैसे आपकी थर्ड असम्पशन है कि कंजम्पशन यूनिट शुड बी स्टैंडर्ड, लाइक ए कप ऑफ टी, ये रोटी, और ये क्या स्टैंडर्ड यूनिट होनी चाहिए। स्टैंडर्ड यूनिट ए ग्लास ऑफ वाटर, ए कप ऑफ टी, और स्टैंडर्ड यूनिट के साथ होमोजीनियस भी होनी चाहिए, कि वस्तुएं समान भी हों और एक है ना स्टैंडर्डाइज जो हो यूनिट हो, स्टैंडर्डाइज्ड हो, तब जाकर के ये नियम लागू होगा। तो जैसे हमारी रोटी होती है, नॉर्मल रोटी होनी चाहिए, आप बहुत बड़ी रोटी बना देंगे तो 1 रोटी में भी पेट भर सकता है, तो आपका वो नियम आपको अगली रोटी तक जाने ही नहीं देगा। तो इस तरीके की बहुत सारी परेशानियां हमको फेस करनी पड़ सकती है, इसलिए गुड्स शुड बी होमोजीनियस। एंड नेक्स्ट वन इज कंजम्पशन यूनिट शुड बी स्टैंडर्ड, लाइक ए कप ऑफ टी, ए ग्लास ऑफ वाटर, है ना, इस तरीके से। देखिए इसके बाद हम इस लॉ को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहे हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल है कि मान लीजिए मैं कोई एक्स कॉमोडिटी कंज्यूम कर रहा हूं, एक्स कॉमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं, और मान लीजिए मैं एक्स कॉमोडिटी, आप कुछ भी ले लीजिए, मान लीजिए कोई रोटी खा रहा है, या फिर आप लोग देख लीजिए कोई व्यक्ति ब्रेड खा रहा है, तो उसको क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी है, जो हमेशा ये देख लेना, जितना भी आप मार्जिनल यूटिलिटी को लिखते हैं तो यूटिल्स में लिखना मत भूलिएगा। जितना भी आप मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी लिखते हैं उसके साथ उसकी यूनिट जरूर लिखनी पड़ेगी, अदरवाइज आपको वो मार्क्स काट सकता है एग्जामिनर। देखिए फर्स्ट यूनिट मैंने कंज्यूम की तो मार्जिनल यूटिलिटी मेरे को 10 यूटिल्स के बराबर मिल रही थी। सेकंड यूनिट मैंने कंज्यूम की तो 10 मेरे को आपके मार्जिनल यूटिलिटी 8 यूटिल्स के बराबर मिल रही थी। ये क्या होता है कि जैसे जैसे मैं एडिशनल यूनिट कंज्यूम करता हूं तो मेरे पिछले यूनिट के कंपैरिजन में इस यूनिट के लिए मेरी जो इंटेंसिटी थी वो क्या है, कंपैरेटिवली कम हो जाती है। इसलिए मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, पहले के कंपैरिजन में कम हो जाती है। देखिए थर्ड यूनिट से मेरी केवल 6 यूटिल्स ही रह गई, फोर्थ यूनिट से जो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी है 4 यूटिल्स ही रह गई, 5 यूनिट से मेरी मार्जिनल यूटिलिटी 2 यूटिल्स रह गई, 6th यूनिट से मेरी मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो गई है। इसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। पॉइंट ऑफ सैचुरेशन बोल दीजिए या सैटिएटी बोल दीजिए, एक ही बात है, पॉइंट ऑफ सैटिएटी, है ना। और 7th यूनिट से मेरी क्या होगी, मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो गई। अगर मैं एक्सेस में कंज्यूम करूंगा तो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाएगी। इसे बोलते हैं डिस यूटिलिटी। क्या नाम दिया गया इसे, डिस यूटिलिटी, ठीक है। ये नाम दिए गए, ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो इसी चीज को हम डायग्राम से भी शो कर सकते हैं। यहां पर हमको देखने भी पता लग रहा है जैसे जैसे मैं एडिशनल यूनिट कंज्यूम कर रहा हूं मेरी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती जा रही है, हर कमोडिटी के एडिशनल यूनिट के साथ कम होती जा रही है। कम होते होते कहां पहुंच गई, 0 पे। इसका मतलब अब मेरे को कंजम्पशन करने से कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, इससे ज्यादा कंजम्पशन मुझे नहीं करना चाहिए। दैट इज पॉइंट ऑफ सैटिएटी और पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। इसे हम डायग्राम में भी प्रेजेंट कर सकते हैं। डायग्राम में प्रेजेंट करके हम लोगों ने इसको दिखाया हुआ है, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी और इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स, ठीक है। यहां पर हमने क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी को लिया है 0, 2, 4, 6, 8, 10,
और यहाँ पर हम लोगों ने आपकी कंजम्पशन यूनिट्स ली हैं और यहाँ पर ये देखिए मार्जिनल यूटिलिटी आपकी कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है। जहां मार्जिनल यूटिलिटी आपका जीरो हो गया है वहां पर आपको पॉइंट ऑफ सैचुरेशन मिल गया है। इसे बोलते पूर्ण तृप्ति का बिंदु। यहाँ पर आपको क्या है, फुल सेटिस्फेक्शन मिल गया है। अब आपको जैसे खाना खा रहे हैं तो पूरा पेट भर गया है, गाना सुन रहे हैं तो आपका पूरा मन भर गया है, कोई भी चीज कोई भी काम कर रहे हैं जिससे हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है, हमें यहाँ पर अब सेटिस्फेक्शन पूरी तरीके से मिल चुका है। अब हमें और सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। तो ये क्या है, आपका पूर्ण तृप्ति का बिंदु, फुल सेटिस्फेक्शन पॉइंट होता है। इसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी, एक्सेस में किसी चीज को कंज्यूम कर रहे हैं तो इसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी आपकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब ये मार्जिनल यूटिलिटी जो डिक्रीज हो रही है इसे बोलते हैं डिसयूटिलिटी। इस चीज को क्या बोलते हैं, डिसयूटिलिटी। ध्यान रखिएगा, ये टर्म्स हैं छोटी छोटी, ये चीजें ध्यान रखिएगा। इसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी के कुछ आपके एक्सेप्शंस भी आप लोगों को पढ़ने को मिलते हैं, लेकिन वो हमारे सिलेबस में दे नहीं रखे हैं, तो इसलिए हम उस चीज को यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम में आपको न्यूमेरिकल सारे कराए जाएंगे, न्यूमेरिकल आपको डिटेल से कराए जाएंगे, तो इसलिए नेक्स्ट क्लास मत छोड़िएगा। धन्यवाद।